एहतियात इलाज से बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान में दर्स व तदरीस का अमल हमेशा मसाइल और वसाइल की वजह से वो कारकर्दगी नहीं दिखा पाता जिसकी उम्मीद की जाती रही है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तानी जामियात आलमी रैंकिंग की दौड़ में शामिल रही हैं। कुछ दिन कबल बरतानिया के मारूफ इदारे टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने 2021 के लिए दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त जारी कर दी, जिसमें एशिया की यूनिवर्सिटीज़ की दर्जाबंदी में पाकिस्तान की 16 जामियात को शामिल किया गया है, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है, हौसला अफजा खबर है। मगर कुछ साइंसदान मुहक्किकीन इस पर सवालात उठा रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ मियारी रिसर्च की वजह से किसी रैंकिंग में अपना नाम बनाती है, जबकि पाकिस्तान में जामियात में किसी भी मियारी तहकीक के लिए अच्छे खासे वसाइल दरकार होते हैं, जिसकी अभी किल्लत है। नाज़रीन, HEC जो पाकिस्तानी जामियात की मियार की जाँच पड़ताल करता था, अब हम उसको उस तरह से एक्टिव नहीं देख रहे हैं। पाकिस्तानी जामियात और तहकीक का म्यार अगर अच्छा नहीं है तो बैनुल अक़वामी रैंकिंग में 16 यूनिवर्सिटीज़ कैसे शामिल हो गई? अब हकीकत क्या है, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ आज बड़ा ही इंटेलेक्चुअल पैनल मौजूद है। प्रोफेसर कंदील अब्बास साहब, कायद आज़म यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया सर। प्रोफेसर सईद इस्लाम खान अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। वक़ार हैदर साहब जो कि कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से एसोसिएटेड थे और अब प्राइवेटली काम कर रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। कंदील साहब, ये बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। वैसे तो हमने देखा है कि अक्सर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कुछ टॉप की, जो कि पाकिस्तान में भी टॉप लिस्टेड हैं, वो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर जो है रैंकिंग में शामिल हो गए। लेकिन सर, इस वक्त जो सिचुएशन देख रहे हैं जामियात को लेके, उनकी तहकीक को लेके, दर्स व तदरीस के अमल को लेके, तो क्या वाकई ये जो खबर आई है ये ऑथेंटिक है या नहीं? जी देखिए, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग करती हैं। एक तो रैंकिंग नेशनल लेवल पर हर कंट्री की अपनी होती है, जैसे HEC पाकिस्तान में नेशनल लेवल पर रैंकिंग करता है, फिर एशिया के लेवल पे भी एक रैंकिंग है, और फिर वर्ल्ड लेवल पे भी रैंकिंग होती है। और हर जो एजेंसी होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन है, जब रैंकिंग करते हैं तो उनके अपने इंडिकेटर्स हैं, अपना क्राइटेरिया है। मैं समझता हूँ कि एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटरनेशनल तो छोड़ें, एशिया की रैंकिंग में भी नहीं आ पाती थी। और उसकी रीज़न ये थी कि हम कुएं के मेंढक बने हुए थे और लोकली अपने सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब पिछले तकरीबन एक दहाई में, पिछले 10 सालों में नीड ये बन गई कि हमारे ग्रेजुएट्स फॉरेन कंट्रीज में जाएं या वहाँ से लोग पाकिस्तान आएँ, तो तब इस बात का अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि हमें इंटरनेशनल लेवल की रैंकिंग को मीट करना पड़ेगा। इसके बाद ये हुआ कि HEC ने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो क्वालिटी एश्योरेंस एक डिपार्टमेंट बनाया, उस डिपार्टमेंट ने वो क्राइटेरिया जो इंटरनेशनल या एटलीस्ट एशिया के लेवल पर था उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और उसका नतीजा ये निकला कि इस वक्त हमें पाकिस्तान की तकरीबन 10 से 16 यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल रैंकिंग में नज़र आ रही हैं। ठीक है, मैं अब सवाल करूँगी प्रोफेसर सईद इस्लाम साहब से। सर, अगर हम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ देखें, चूँकि इस वक्त जो है अब्दुल वली खान जो है, ये जो रैंकिंग आई है इसमें इसका नंबर 124 है। वैसे हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो 5-6 बड़ी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अब्दुल वली खान का भी नंबर है। सर, क्या वाकई हमारा म्यार इतना बेहतरीन था कि हमने इतने अरसे के बाद इस रैंकिंग में जगह बनाई और बिल्कुल सही बनाई है? थैंक यू वेरी मच। जिस तरह डॉक्टर कंदील साहब ने बात की, बहुत खूबसूरत बात उसने की। और जो वाकई जो डीन ने रैंकिंग की है, ये इंटरनेशनल रैंकिंग है, जबकि ये बिल्कुल 4 पैरामीटर्स पे बेस करती है। और ये जो 4 पैरामीटर है, बेसिकली इसमें से यूनिवर्सिटी जस्ट एक पैरामीटर का डाटा प्रोवाइड करता है, बाकी जो 3 पैरामीटर है या इंडिकेटर्स है उसका डाटा वो ऑटोमेटिकली उठा देता है। तो पहला पैरामीटर ये है कि आपके पास कितने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आपने पारिश किया, आपके पास कितनी फैकल्टी मेंबर्स हैं। बाकी आपकी कितने रिसर्च पब्लिकेशन है, आपका आउटलुक कैसा है, और आपकी साइटेशन कितनी है। ये सारा का सारा वो इंटरनेशनली करता है। जो
तो इसमें अगर कोई बात ये कर दे कि ये मैनिपुलेटेड डेटा है वगैरह वगैरह, तो ये गलत है, क्योंकि डेटा वो जो एजेंसी है दी वाले वो ऑटोमेटिकली खुद उठा देते हैं। नहीं सर, आप कह रहे हैं ये जो रिसर्च, ये टाइम्स हाई एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, एक तो बरतानवी इदारा है, इसकी रैंकिंग ऑथेंटिक नहीं है पाकिस्तान के हवाले से? बिल्कुल ऑथेंटिक है। मैं तो वही बात थी कि ये जो डेटा जितने भी यूनिवर्सिटीज का उठाया है ये खुद उठाया है, यूनिवर्सिटीज ने ये डेटा प्रोवाइड नहीं किया। यूनिवर्सिटी मैंने जिस तरह बात की कि 4 इंडिकेटर्स की रैंकिंग बेस करता है, जिसमें पहला है कि आपके पास कितने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आपने पारिश किया, फैकल्टी कितनी है, रेशो कितना है। तो जैसे यूनिवर्सिटी ने ये डेटा प्रोवाइड करना होता है। बाकी जो 3 इंडिकेटर्स है कि आपकी साइटेशंस कितनी है, आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस कितनी है और आपका आउटलुक कैसा है, तो इन 3 पैरामीटर्स का जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जिस तरह जनरेट किया गया है वो खुद उठाया गया है। तो ये जो दी का जो रैंकिंग है, वाकई ये दुनिया में 2 मशहूर रैंकिंग है, एक क्यूएस रैंकिंग है और एक दी है। एक यूएस वालों चलाता है और दूसरा बरतानिया है। तो इसमें हमारी इतनी यूनिवर्सिटीज का शामिल होना ये वाकई है कि इतने, जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की, हमारे मसाइल और वसाइल जो है, अगर हम अपनी यूनिवर्सिटीज को देखें तो हमारे पास वसाइल क्या है, तो इन वसाइल की को देख के और जो रैंकिंग आई है तो ये वाकई जो एग्जिस्टिंग फैकल्टी मेंबर्स है या जो स्टूडेंट्स हैं, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो वाकई क्रेडिट इन लोगों को जाता है। ठीक है। वकार हैदर साहब, हम कहते हैं ना ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी, तो यकीनन हमारे यहाँ कैपेबिलिटी भी है और हमारे यहाँ स्किल्स भी हैं, हमारे यूथ में एक पोटेंशियल भी है, बट हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वही बात हो गई कि वसाइल की बहुत कमी है। अब अगर ग्रेजुअली पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो कॉमसेट जो है वो पाकिस्तान में 30वें नंबर पर आता है, आपकी एसोसिएशन भी रही है। सर, ये जो रैंकिंग है इसकी कितनी अहमियत होती है और प्रैक्टिकली उसकी क्या वैल्यूज़ होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक तो आपको बता दूँ, थोड़ा सा अपना तारफ करा दूँ ताकि मेरी बात को आपको समझने में आसानी। जी सर। मैं 2017 में कॉमसेट से फारग हुआ 70 साल की उम्र। तो मैंने तकरीबन 45 साल कंटिन्यूसली मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ा है। अच्छा। और मुझे 1-2 बातें आपको बताना चाहता हूँ। मैं 89 में इटली गया था PhD, तो मुझे सिर्फ 20 दिन के काम के बाद उन्होंने 7 लाख यानी 0.7 मिलियन की पोस्ट ऑफर की थी। अच्छा। ये कह के कि आपने 20 दिन में यहाँ जितना काम किया कुछ 6 महीने में मिल सकता। फिर 89 में मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड बनाया जो पाकिस्तान ने स्टूडेंट से बनवाया, जो पाकिस्तान ने 5 करोड़ में खरीदा था, मैंने स्टूडेंट से 15 लाख से बनवाया। फिर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मैंने 2011 में बनाई है, जो आजकल आप देख रहे हैं जिसको टीवी पे बराबर। तो ये तो खैर चंद चीजें। तो मैं आपको सिर्फ ये छोटा सा तारफ अपना इसलिए कराया कि मेरी बात आपको समझ आए। अब रैंकिंग की बात करते हैं। मैं कॉमसेट्स ले रहा हूँ। कॉमसेट्स एक वक्त में टॉप पाकिस्तान की फर्स्ट टॉप यूनिवर्सिटी जी। और कॉमसेट्स में ये जो क्यूएस रैंकिंग के पूरा प्लान हमने बनाया था, हम एडवाइजर्स थे और हमारी कमेटी ने क्यूएस रैंकिंग का सारा सिस्टम कॉमसेट्स के लिए डेवलप किया। ठीक है। ये एक चीज जो मैं अपने भाइयों से जो मुझसे बहुत छोटे हैं, मैं काफी मुख्तलिफ बात करूंगा। मेरी अताउर रहमान से भी इस बात पे बहस हुई है जी। बात यह है कि आप इंटरनेशनल रैंकिंग बनाए थे, लेकिन आपकी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान के लिए क्या कर रही, ये सवाल जरूर ज़हन में रखें। आप कहते हैं कि आपके पास वसाइल नहीं है। मेरे बहुत कम वसाइल से बड़े बड़े बात थे, ठीक है, बहुत कम वसाइल थे। हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान का पढ़ा लिखा आदमी पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या दे रहा है। तो ये जो इंटरनेशनल रैंकिंग है या इंटरनेशनल क्या कहूँ, जो एक माहौल होता है जिसमें आप अपने आप को बना के बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन वो आपके लिए किसी काम का नहीं होता। जब मेरे 1 दर्जन रिसर्च पेपर इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में पब्लिश हो गए तो मैंने देखा कि वो हमारे मुल्क के किसी काम के नहीं थे। मैं उस पर बड़ी वाह हुई, मुझे चेयरमैन बना दिया गया। मैं उसको अपनी 12 गज़लें कहता हूँ, क्योंकि वो बड़े अच्छे रिसर्च पेपर्स थे, पाकिस्तान के किसी काम के नहीं थे। मैंने वहीं से उस काम को छोड़ा और वो काम करना शुरू कर दिया जो हमारी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद।
तो मेरे ख्याल में, अब मुख्तसर बात करता हूँ, मेरे ख्याल में हमारी हमें रैंकिंग अपने मुल्क के मुफाद के हिसाब से यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग करनी चाहिए। जो लोग बाहर जाकर पीएचडी करते हैं और वापस आते हैं, मैंने बहुत बच्चे बाहर भेजे हैं और बहुत बच्चे बाहर से पीएचडी करके आए, वो यहाँ आकर जो उन्होंने अपने फॉरेन प्रोफेसर के साथ काम किया होता है उसको 5-6 पब्लिकेशंस उस पर कर लेते हैं और वो पब्लिकेशंस हमारी यूनिवर्सिटी के खाते में आ जाती हैं और उस पर हमारे नंबर बन जाते हैं। और उसके बाद वो 5-6 पब्लिकेशन करने के बाद और 5 साल पूरे करने के बाद वो मुल्क छोड़ के उनमें से अक्सर वापस चले आते हैं। हमने जो तरीका अपनाया हुआ है, हमने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि हमारे मुल्क को किस चीज से फायदा है। हम वो ढेर चाल में लगे हुए हैं। लोग इस बात से खुश होते हैं। देखिए, मैं आपको पहले बताया कि मैं इटली गया था, उन्होंने मुझे 20 दिन के अंदर इतनी बड़ी पोस्ट ऑफर कर दी, इसलिए कि मैं बहुत दरामद आदमी था। लेकिन मैंने वहाँ उसी वक्त को कहा कि मेरी हड्डी और बोटी पाकिस्तान की मिट्टी से बनी है, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। बात यह है कि अगर पाकिस्तानी प्रोफेसर और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान के लिए काम करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को उससे फायदा होगा। और ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तक बात नहीं है, गवर्नमेंट को एक सिस्टम भी बनाना चाहिए जिससे प्रोफेसरों की ये सबसे पहले तो ये सोच डेवलप करने की जरूरत है ना वकार साहब। देखिए, आप बैठे हो यहाँ, मुझे मौका मिला ये बात करने का, मैं ये बात करना बहुत अपना फर्ज समझता हूँ कि मैं ये बात करता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और हमारे प्रोफेसर्स की प्रमोशन इस बेसिस पर होनी चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या फायदा पहुंचाया। ठीक है। और ये कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं, इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम। ठीक है। अच्छा कंदील साहब, अब ज़रा मैं वकार साहब की बात को इंटरेक्ट करूंगी, यानी कि अगर हम कोई म्यारी काम करना चाहते हैं, मतलब ये जो आप लोग करते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन करते हैं, तो म्यारी काम में ये मुमकिन ही नहीं है कि एक शख्स एक साल में 100 पेपर शाया करे, मतलब उसकी कैपेसिटी इतनी होती है। लेकिन जब आप रैंकिंग की दौड़ में शामिल होते हैं, मेरी नाकिस से एक नॉलेज है, आप मुझे जो है उसे सही कर सकते, तस्हीह कर सकते हैं कि 5 साल की मुद्दत में जो आप लोग की जो रिसर्च पब्लिकेशन होती है वो 1000 शाया कर दे तो आप रैंकिंग में शामिल हो जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है कि वो फिर म्यारी नहीं होता है। हम भीड़ चाल में, हम दौड़ में तो चले जाते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं होती उस रिसर्च की। ऐसा ही है सर? देखिए, ये जिस इशू को आपने हाईलाइट किया है, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक क्राइटेरिया है और एक इंडिकेटर है किसी यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल रैंकिंग के लिए। अच्छा। और हमारे बाज़ दोस्त जो ख़ुद बाज़ औक़ात अच्छी पब्लिकेशन नहीं कर पाते या इंटरनेशनल लेवल की रेप्यूट में नहीं जा सकते, वो बाज़ औक़ात इस तरह का एतराज़ करते हैं कि जी फ़लाँ अगर चला गया तो इस वजह से गया। आप देखिए, एक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को जांचना अगर हो तो जो अभी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है, इसके टोटल 6 इंडिकेटर्स हैं। मैं क्विकली आपको ये बता देता हूँ कि उनका कितनी परसेंटेज होती है और क्या रोल होता है। फर्स्ट जो इंडिकेटर है वो एकेडमिक रेपुटेशन होती है, ये 40% है। इसके बाद एम्प्लॉयर्स रेपुटेशन होती है, ये 10% है। इसके बाद फैकल्टी स्टूडेंट रेशो होती है, यानी कितने PhDs हैं, कितने नॉन PhDs हैं और कितने स्टूडेंट्स को वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है। ये फैकल्टी स्टूडेंट रेशो 20% रोल प्ले करती है। इसी तरह फिर अब 4th नंबर पे आ रही है साइटेशन पर फैकल्टी। ये जिसको आप इंटरनेशनल लेवल की पब्लिकेशंस कह रहे हैं, इसका रोल सिर्फ 20% है, साइटेशन पर फैकल्टी। सर, ये साइटेशन को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा, मतलब कोई काबिल भरोसा पब्लिकेशन होती है, क्या है? मैं अर्ज करता हूँ, इसकी इंटरनेशनल लेवल पे एक सिस्टम बना हुआ है कि जब आप एक वाई कैटेगरी या एक्स कैटेगरी के इंटरनेशनल रेप्यूट के जर्नल में आपका आर्टिकल पब्लिश होता है, वो पब्लिश होने से लोकली तो उसका बेनिफिट आ जाता है प्रमोशन के लिए, लेकिन उसकी रेपुटेशन में जाने के लिए ज़रूरी है कि जब कोई दूसरा स्कॉलरली आर्टिकल लिखे तो वो कितने लोगों ने आपके आर्टिकल को रेफर किया, उसको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनाया है। ये एक साइटेशन पर फैकल्टी इसका लेवल होता है। अच्छा। तो ये 20% रोल इसका होता है। 5th लेवल पे आप जाके देखें तो प्रोपोर्शन ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, यानी एक यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल लेवल से कितने स्टूडेंट्स ने आके एडमिशन लिया है, और लास्ट इसका भी 5% है। और लास्ट पे आके देखिए प्रोपोर्शन ऑफ इंटरनेशनल फैकल्टी, इसका भी 5% रोल है।
तो अब ये सारी अगर सिस्टम को आप देखें तो टोटल 40% जो मेन रोल है वो एकेडमिक रेपुटेशन है। अच्छा। अब इन सारी चीज़ों में हम बाज़ औक़ात सिर्फ हाईलाइट ये कर रहे होते हैं कि कितने रिसर्च जर्नल में और कितने आर्टिकल लोगों ने पब्लिश किए हैं, बाकी चीज़ें हम भूल जाते हैं, जबकि मोर देन 80% चीज़ें तो बाकी चीज़ों से रिलेट करती हैं। अब पाकिस्तान में मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, इस वक्त दुनिया में जो टॉप यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने वहाँ गया हूँ, वहाँ का विजिट किया है और वहाँ मुझे जांचने का मौका मिला। आप बिलीव में कि मैंने जो फैसिलिटी स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टी के लिए और स्टाफ के लिए वहाँ पे देखी थी, उसको किसी सूरत हम पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते। यानी मैं 2011-12 की बात कर रहा हूँ। उस जमाने में जब मैं वहाँ लाइब्रेरी में गया, उन्होंने कहा जी यहाँ पे ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, तो उस पे अमेज़ोन की तकरीबन तमाम बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल थी। इंटरनेशनल जितने जर्नल थे वो अवेलेबल थे उस वक्त। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा करके एक वेबसाइट हमें स्टूडेंट्स को बतानी होती है, जे स्टोर को आप ले लें, उसमें 6, 7 साल 8 साल पुराना जो मटेरियल है वो हमें मिल रहा होता है। तो हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ के पास वसाइल कम है, पैसा कम है, जिसकी वजह से हम जो इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है या डेटाबेसेस हैं उसमें एक्सेस ही नहीं होती। जब आपकी इंटरनेशनल डेटाबेस में एक्सेस नहीं होगी तो जो आप आर्टिकल प्रोड्यूस करेंगे और डेफिनेटली उसका वो लेवल नहीं होगा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे वो मांगते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इतने महदूद वसाइल के बावजूद हमारे यहाँ अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल रैंकिंग में पहुँच गई तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन मैं अपने दोनों कोलीग्स के साथ एग्री करूँगा कि बाज़ औक़ात हमारे यहाँ मिसमैनेजमेंट भी हो रही है और बहुत सी जगहों पर बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अगर अच्छी मैनेजमेंट हो तो। ठीक है प्रोफेसर सईद साहब, अब यही बात मैं आपसे इस तरह से करना चाहूँगी कि अब्दुल वली खान को हम देखते हैं, यूनिवर्सिटी जो है वो पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, लेकिन वहाँ हमने इंतहा पसंदी भी देखी, बदउनवानी भी देखी, करप्शन के स्कैंडल्स भी देखे। फिर जिसका इशारा करा है कंदील साहब ने, एकेडमिक रेपुटेशन, क्या वहाँ पे इन तमाम स्कैंडल्स को लेकर एक रेपुटेशन बनी वहाँ के स्टूडेंट की जो ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है टॉप में? थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस क्वेश्चन। पहले तो जो तनवीर साहब ने बात की वाकई उसने बहुत खूबसूरत बात की, और आपका जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी के जो करप्शन के केसेस बने हैं वगैरह वगैरह, या यहाँ पर वो तो इदारे है उसके लिए, वो उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं और जो कसूरवार होंगे या किसी के ऊपर वो फिक्स हो जाता है या कोई उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, इन्वॉल्वमेंट ऑलरेडी वो नेक्स के हवाले के साथ वो केसेस है, तो उस हवाले से तो यहाँ की जो फैकल्टी है अब्दुल खान यूनिवर्सिटी मरदान की, वो सारे यंगस्टर्स है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो फैकल्टी मेंबर्स है जो पीजी डॉक्टर्स है, 220 के करीब यहाँ पर पीजी डॉक्टर्स है, जिसमें 60% जो है वो फॉरेन क्वालिफाइड है। तो यहाँ की जो फैकल्टी है माशाल्लाह वो पाकिस्तान के किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के बराबर की फैकल्टी है। और यही वजह है कि लास्ट ईयर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पे था, हम पहले नंबर पे थे। जी जी। अगर इस दहार में आप देख लें जो रैंकिंग हुई थी, इस साल कायद-ए-आज़म मेरी अपनी भी यूनिवर्सिटी है क्योंकि मैं वहाँ से पढ़ा हूँ, मास्टर है या फिर है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, तो एक पे वो चली गई, हम 2 पे आ गए। तो ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर देखो लोगों के, तनवीर साहब ने बात की कि पोटेंशियल, तो पोटेंशियल हमारे अंदर है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। जब हमारी फैकल्टी कायद-ए-आज़म में काम कर ले, सिंध में काम कर ले, पंजाब किसी यूनिवर्सिटी में काम कर ले, तो इन लोगों के पास टैलेंट भी है, पोटेंशियल भी है इन लोगों में काम करने का, लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट की सरपरस्ती नहीं है यूनिवर्सिटीज को। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को उठा के देते हो तो गवर्नमेंट उसको कह देते हैं कि आप खुद अपना रेवेन्यू जनरेट करें, पीजीसी जो है वो आपके सैलरीज का 30% आपको दे देता है, बाकी जो रेवेन्यू है वो यूनिवर्सिटी खुद जनरेट कर देती है। अब यूनिवर्सिटी के पास कोई मशीन तो नहीं है कि वो पैसे चाहते, उसने तो स्टूडेंट से लेने हैं क्योंकि उसने तो सैलरीज देनी होती है। तो अगर गवर्नमेंट सरपरस्ती कर ले यूनिवर्सिटी की, अगर आप अभी देख ले रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा में जो स्ट्राइक हुआ था और प्रोफेसर साहिबान के ऊपर पुलिस ने जो शिलिंग की वगैरह वगैरह, आपने खुद टीवी की जाएगा था, तो वो लोग निकले थे कि यूनिवर्सिटी जो है वो फाइनेंशियली बिल्कुल डेड भी है, सारी की सारी यूनिवर्सिटी। आपने देखिए, मैं आपको सिंपल सा मिसाल दे देता हूँ,
आपने बाहर से प्रोफेसर बुला लिया, आपने करोड़ों रुपए खर्च किए एक पीजी स्कॉलर के ऊपर, और वो पाकिस्तान में वापस यहाँ पर आ गया। आपने उसको गोलेल दिया कि जाके परिंदे मारो, उसके पास लैब में कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, उसके पास कंप्यूटर नहीं है। अगर हम अमेरिका या MIT की बात कर रहे हैं, जैसा तनवीर साहब ने बात की, तो हम तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो कम अज कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो हो कम अज कम किसी भी प्रोफेसर के पास, तो फिर हम इनोवेशन की बात करें। तीसरी बहुत खूबसूरत बात कि हम जो बात करते हैं कि यूनिवर्सिटीज, रहमान साहब एक स्टेटमेंट दिया करते थे कि जब आपके पास क्वांटिटी बहुत ज्यादा आ जाए तो फिर क्वालिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। हम जितने ज्यादा ग्रेजुएट प्रोड्यूस करेंगे उसमें से क्वालिटी जरूर निकल आएगी। और अगर हम स्टार्ट में क्वालिटी के पीछे पड़े, क्वालिटी, और अगर क्वालिटी नहीं है तो क्वालिटी कैसे आपके पास आएगी? ये चीजें है, गवर्नमेंट की सरपरस्ती बहुत जरूरी है। हमारे साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे टीचिंग में भी, रिसर्च के हवाले से भी, लेकिन जब तक आप फैसिलिटीज नहीं दोगे और इदारों को सही से लाइन नहीं करोगे तो यही होता रहेगा। बदनवानियां भी होंगी यूनिवर्सिटीज के अंदर और यही चीजें होंगी। इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट सरपरस्ती कर ले तो मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि हमारे प्रोफेसर किसी से कम नहीं। बिल्कुल सही बात है। वकार साहब, आप तो चूँकि बाहर भी जा चुके हैं, आपने अभी अपना एक्सपीरियंस भी हमसे शेयर किया है। मुआशी मसाइल ज़रूर मौजूद हैं लेकिन फैकल्टीज़ जो हैं बड़ा शानदार काम कर रहे हैं। लेकिन सर मुझे ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो हुकूमत है, चाहे वो साबका हुकूमत है या मौजूदा हुकूमत है, वो एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं? जो इमरान खान साहब ने बड़ी बड़ी बातें की थी, क्या तमाम बातों के साथ जो तालीम के एक यकसा मेयार की उन्होंने बात की थी वो हमें कहीं नज़र नहीं आया। फिर बजट जो है एजुकेशन का हमने देखा वो कम होता गया। इन तमाम मसाइल को हुकूमत क्यों संजीदगी से नहीं ले रही? और आप लोगों ने कभी इस पे कोई रिकमेंडेशन दी है हुकूमत को? देखिए जी, बात यह है कि हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी पूरी नेशन का कि हम जिम्मेदारी रहने के बजाय हाथ फैलाने को ज्यादा आसान बात की। ये शिकायत हर यूनिवर्सिटी, हर जमाने में, मैंने कई यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया है, पाकिस्तान में कम से कम 5 में पढ़ाया है, और हर यूनिवर्सिटी के लोग हर वक्त फंड्स मांग रहे होते। और एक और चीज ये आपको कहूँ कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जब बाहर से PhD करके आते हैं तो वो बाहर के प्रोफेसरों के प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं। तो कभी यूनिवर्सिटियों ने जिनके पास पूरी ऑटोनॉमी होती है बैठकर ये नहीं सोचा कि हम फंड जनरेशन कैसे करें। यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री जो पार्टनरशिप है उसके लिए गवर्नमेंट ने, HEC ने एक सिस्टम भी बनाया ऑरिक का, लेकिन उस पे यूनिवर्सिटियों ने इसको संजीदा नहीं लिया। अगर यूनिवर्सिटियां इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करें और फायदामंद काम करने के लिए तैयार हो जाए तो यूनिवर्सिटियों को फंड्स की कोई मसला नहीं। मुझे अपनी जिंदगी में फंड्स का मसला किसी वक्त नहीं आया। इस वक्त मैं बिल्कुल फारग घर में बैठा हूँ, मुझे कंसल्टेंसी भी अच्छी मिल रही है, मुझे अपने काम करने के लिए फंडिंग भी अच्छी मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। पिछले साल मैंने सिर्फ एक अनाउंस किया कि मैं वेंटिलेटर बनाना चाहता हूँ, ये 10 लाख की सैंक्शन मिल गई, तो ये कोई इशू नहीं है, मनी पैसा कोई इशू नहीं है। लेकिन आप काम करें तो वो काम करें जिससे आपके मुल्क की को बेनिफिट हो, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट हो। ये मैं पंजाब और मैं पेशावर का हूँ, ये KPK का सारे माहौल मुझे पता है, उसमें कितने ऐसे मसाइल हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो पैसे कमाए जा सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो ये शिकायत मुझे बिल्कुल मुनासिब नहीं लगती। हर वक्त यूनिवर्सिटियों वाले पैसे मांगते हैं। तो मैंने यूनिवर्सिटियों की पूरी हिस्ट्रीज देखी हुई है। यूनिवर्सिटियों जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पहले था, मैं उसको तबाह होते हुए देखा है, क्योंकि आप लोग जो है वो अच्छा, ये मेरे भाई ने एक बड़ी मजेदार बात की और ये बात हमेशा की जाती है कि जी बाहर से जो बंदा PhD करके आता है जी, वो क्या कहता है, वो आते ही वो वहाँ उसने जो लेबोरेटरियाँ देखी होती हैं, आते ही वो डिमांड करना शुरू कर देता है कि मुझे वैसी लेबोरेटरी बना के दो वरना मैं काम नहीं कर सकता। और इस तरह की शिकायत बड़ी सीधी सी होती है कि मैं गुलेल से परिंदे मारूं, तो वो फिर एकदम यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च करके एक लेबोरेटरी बनाता है, लेबोरेटरी बना के यहाँ काम करना शुरू करता है। और उनमें से
अक्सर दरमियान में उस लेबोरेटरी को ऐसी हाई एंड राइट छोड़ के मुल्क छोड़ के चले जाते। जी वकार साहब, ये इतना मतलब एक वास्ट सब्जेक्ट है कि हमारे पास वक्त महदूद है। इस पर हम बात इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में करेंगे। बड़ा ही प्रोडक्टिव प्रोग्राम रहा ये। अपने तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और नाज़रीन, रैंकिंग की दौड़ में जाने से बेहतर है कि हम ऐसा प्रोडक्टिव काम करें अपने स्टूडेंट्स को कि वो सोसाइटी में, ख़ासतौर से पाकिस्तान के लिए, और इससे तालिब इल्मों को खुद भी फ़ायदा हो। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ने के बाद।